हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी पुलिस एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले 3 लेक्चर हम लेकर आ चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर है जिसमें कि हम पूरा यूपी एक्ट कवर कर देंगे। यूपी रेगुलेशंस के लिए इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में आप पुलिस रेगुलेशन भी सीख सकते हैं। देखिए, पुलिस एक्ट को समझने से पहले आपको पुलिस की स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस घंटी को प्रेस करें जिससे आपको कमिंग वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, यूपी पुलिस एक्ट को बाई सेक्शन 46 बाई विर्चू ऑफ सेक्शन 46 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 इसके तहत इसको लागू किया गया, क्योंकि 46 क्या कहता है कि अपने आप से पुलिस एक्ट लागू नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा लागू कर सकती है। तो यूपी ने क्या किया, कुछ अमेंडमेंट्स किए और पुलिस एक्ट को लागू कर दिया। फिर आपने सेक्शन 1 में पढ़ा कि हम पुलिस कहेंगे किसको। सेक्शन 1 में हमने बात की थी, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है 10+1 डेफिनेशन से। 10+1 क्यों बोलता हूँ मैं, 10 सेंटर के लिए और 1 यूपी के लिए भी उसमें एडिशनल है। यूपी के लिए एक एक्स्ट्रा आपको पढ़नी होगी। फिर सेक्शन 2 में आपने देखा किस तरह से उसका एनरोलमेंट होगा पुलिस के अंदर। उसके बाद सेक्शन 8 में उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यहीं पे यूपी ने ऐड किया कि सिविल एविएशन पर्सनल 2A और 8A में उसको सर्टिफिकेट। उसके बाद उसको भी देखो, कोई 24 आवर्स ड्यूटी करनी पड़ेगी उसको, किस तरह से वो सर्विस छोड़ सकता है। 2 मंथ नोटिस की बात हमने सेक्शन 9 में की। एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की, सेक्शन 22 की हमने बात की, 44। तो सारे के सारी चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एडिशनल पुलिस की। किसकी? एडिशनल पुलिस। वैसे तो पुलिस हमारी सुरक्षा में हमेशा तत्पर है, लेकिन ये एडिशनल पुलिस से क्या मतलब है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे भाई कोई रेपुटेटेड बंदा है, उसको किसी ने धमकी दे दी तो उसको सिक्योरिटी दे दी जाती है। उसके घर के बाहर 2 पुलिस वाले रहते हैं, ठीक है, ड्यूटी लगा दी जाती है। तो वो क्या है, वो एडिशनल फोर्स, एडिशनल पुलिस है। यानी कि नॉर्मल ड्यूटी जो पुलिस स्टेशन को मैन करते हैं, ट्रैफिक को मैन करते हैं, उनसे अलग ये ड्यूटी है पुलिस की, जहाँ एडिशनल पुलिस। अब इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 13 में और सेक्शन 14 में, ठीक है। उसके बाद हम एडिशनल पुलिस को आज कवर करेंगे। साथ ही साथ एडिशनल पुलिस के अलावा विलेज पुलिस को भी हम कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ स्पेशल पुलिस। जब आपको बिना कोई एग्ज़ाम, बिना कोई दौड़ भाग किए आपको पुलिस बना दिया जाएगा आज, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सीधे चलते हैं बैरक पे और चीज़ों को समझते हैं। पिछली चीज़ें अगर आपने रिवाइज नहीं की है तो पहले पुराने वीडियोज़ देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, ताकि आप इंटरलिंकिंग कर सकें और आपकी समझ बेहतर हो सके। चलते हैं बैरक की तरफ। पहले हम कवर कर चुके हैं और अभी हम चलेंगे सीधे आपके सेक्शन 13 के ऊपर। सेक्शन 13 क्या कहता है कि एडिशनल पुलिस ऑफिसर एम्प्लॉयड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। एक MCQ आप यहां से बना लीजिए। एडिशनल पुलिस का कॉस्ट कौन बियर करेगा, वो इंडिविजुअल करेगा जिसको एडिशनल पुलिस चाहिए। अंडरस्टूड, पहला MCQ। दूसरा MCQ, एडिशनल पुलिस का प्रोविजन कहां दिया गया, सेक्शन 13। रिमेंबर दिस, इट शैल बी लॉफुल फॉर द DG कम IG, सबसे बड़े DGP साहब है, DG कम IG साहब को, या IG साहब को, या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG साहब को, असिस्टेंट IG और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट का मतलब है कि आप SP। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को डिप्टी सुपरिटेंडेंट नहीं समझना है, रिमेंबर दिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट SP को बोला जाता है। अंडरस्टूड। अब इनमें से देखिए, DSP से ऊपर की रैंक का कोई भी, SP से ऊपर की रैंक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, जो जनरल डायरेक्शन होगी किसी की, मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, DM की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन शोइंग द नेसेसिटी, यानी व्यक्ति को खतरा है तो वो अपनी एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा, DM को लगाएगा, और DM फिर क्या करेगा, SP को गाइडलाइंस देगा कि भी काम करो, आप इस बंदे को सिक्योरिटी दो, ठीक है। To depute any additional number of police officer to keep the peace at any place within the general police district। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट की रेफरेंस हमने कवर की थी। इसका मतलब होता है पूरा स्टेट जहां पे ये एक्ट लागू है उस पर एरिया क्या कहेंगे, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। एंड फॉर सच टाइम एज शैल डीम प्रॉपर, सच फोर्स शैल बी एक्सक्लूसिव अंडर द ऑर्डर ऑफ द
डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, ऐसे लोग डायरेक्ट जो पुलिस वाले हैं एडिशनल, वो किसके अंडर बनेंगे? सीधा एसपी साहब के अंडर बनेंगे। एंड shall be at the charge of the person making the application, और जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई उसके चार्ज पे रहेंगे। जोली एलएलबी में आपने देखा होगा अक्षय कुमार के साथ में एक गनमैन रहता है जो लास्ट में उसकी हेल्प भी करता है इंस्पेक्टर राठी से, ठीक है। तो वो क्या है? वो एडिशनल पुलिस है, वो आपकी एडिशनल पुलिस है। अब एक प्रोवाइजो यहां डाल दिया गया जो कहता है कि इट शैल बी लॉफुल फॉर द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन सच डेपुटेशन शैल हैव बीन मेड ऑन गिविंग 1 month's नोटिस इन राइटिंग। अब ये देखिए क्या करा कि ये लॉफुल होगा कि जो व्यक्ति जिसकी एप्लीकेशन में ऐसी डेपुटेशन की गई है वो एक महीने का नोटिस, कितना? 1 month नोटिस। इससे पहले नोटिस कहां पड़ा था? सेक्शन 9 में 2 month नोटिस था। अगर पुलिस की नौकरी छोड़नी है तो 2 month नोटिस, पुलिस की सिक्योरिटी हटानी है तो 1 month नोटिस। किसको देगा? डीजी कम आईजी को, आईजी को, डिप्टी आईजी को, असिस्टेंट आईजी या एसपी को। और टू रिक्वायर दैट सो डेप्यूटेड शैल बी विड्रॉन, कि साहब एक काम करो, जो आपने डिप्यूट कर रखे उनको हटा लो, बहुत खर्चा हो रहा है, हम खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। एंड सच पर्सन शैल रिलीव्ड फ्रॉम द चार्ज ऑफ सच एडिशनल फोर्स फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ सच नोटिस। फ्रॉम द चार्ज क्यों बोला गया? क्योंकि उसका खर्चा तो उसी को देना, उसी के चार्ज में है, तो उसको रिलीव कर दिया जाएगा। ये तो जब कोई प्राइवेट पर्सन वो कहता है कि उसे एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। अब सेक्शन 14 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल फोर्स इन द नेबरहुड ऑफ द रेलवे एंड अदर वर्क्स। मान लीजिए आपके बगल में रेलवे है या कोई ऐसा दूसरा काम चल रहा है, वहां पे क्या करेगा? कोई भी रेलवे, कैनाल एंड अदर पब्लिक वर्क और एनी मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल कंसर्न shall be carried on the operation in any part of the country and it shall appear to the DG cum IG that employment of additional police forces in such place is required, rendered necessary by the behavior of reasonable apprehension of the behavior of person employed upon such work, manufacturing और concern। वहां पे काम करने वाले लोगों का हिसाब किताब बिहेवियर देख के डीजी साहब को लगता है कि वहां पे एडिशनल फोर्स चाहिए। इट शैल बी लॉफुल, तो ये कानून के दायरे में होगा कि डीजी साहब क्या करें? डीजी कम आईजी साहब विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसको ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हाईलाइट कर लिया करें। स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न करेगा और एडिशनल फोर्स को डिप्यूट कर देगा। टू एम्प्लॉय टाइम अपॉन सच पर्सन हैविंग द कंट्रोल कस्टडी ऑफ द फंड्स। अब उसके बाद किसके चार्ज में रहेंगी? जो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उसके ऊपर कंट्रोल है, जिसके पास उसकी कस्टडी है। किसकी? वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई आपका रेलवे, कैनाल या जो भी पब्लिक वर्क वहां पे चल रहा है। फॉर द पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स सो रेंडर्ड नेसेसरी एंड सच पर्सन शैल देयर अपॉन कॉज पेमेंट टू बी मेड अकॉर्डिंगली। और वही व्यक्ति क्या करेगा? पेमेंट करेगा, वही बंदा पेमेंट करेगा। अब आता है क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल फोर्स इन डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ ऐसे होते हैं डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे आप एक तरह से कह सकते हैं मेवात के बारे में हरियाणा में बात चलती है कि थोड़ा सा वहां पे माहौल ऐसा रहता है। तो सेक्शन 15 में कहते हैं कि लॉफुल होगा किसके लिए? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि वो एक प्रोक्लेमेशन जारी करे। प्रोक्लेमेशन कुछ सुना सुना सब नहीं लगता। कनेक्ट करेंगे किसके साथ? कनेक्ट करेंगे सीआरपीसी में सेक्शन 82 के साथ, जहां प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाद में घोषित किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है। 82, 83, 84। अंडरस्टूड? आई होप आप सबने पढ़ा होगा। इन द ऑफिशियल गैजेट एंड इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट शैल डायरेक्ट टू डिक्लेयर दैट एनी एरिया सब्जेक्ट टू इट्स अथॉरिटी हैज बीन फाउंड टू बीन, भाई ये जो एरिया है ना ये डिस्टर्ब है, डेंजरस है। दैट फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सच एरिया, वहां के लोग ऐसे हैं, ऑफ एनी क्लास और सेक्शन ऑफ देम, इट इज एक्सपीडिएंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पुलिस। तो वहां पे पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत रिसेंट की न्यूज से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अभी मेवात में एक डीएसपी साहब की वो रेत माफिया ने ट्रक से कुचल के हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ऐसे डिस्टर्ब एरिया में है जहां इनहेबिटेंट इस टाइप के लोग रहते हैं, वहां पे अगर स्टेट को लगता है तो एक्स्ट्रा पुलिस वहां पे एडिशनल पुलिस फोर्स लगा सकती है। इट शैल बी देयर अपॉन लॉफुल फॉर द डीजी कम आईजी और अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट
to employ any police force in addition to ordinary fixed complement to be quartered in the area specified in such proclamation as aforesaid। तो भैया वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोक्लेमेशन दिया है उस हिसाब से डीजीपी साहब क्या करेंगे, वहां पुलिस फोर्स एडिशनल लगा देंगे। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 को देखो पहले पढ़ो। इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑर्डर टू एग्जेम्प्ट एनी पर्सन और क्लास सेक्शन ऑफ सच इनहेबिटेंट फ्रॉम लाइबिलिटी। यानी कि यहां से एक बात निकल के आएगी कि भाई एग्जेम्प्ट किसको किया जा रहा है, इनहेबिटेंट को, यानी खर्चा कौन देगा, इनहेबिटेंट दे। पढ़िए इस चीज को। द कॉस्ट ऑफ सच एडिशनल फोर्स shall be borne by inhabitant of such area described in the proclamation। most important MCQ, most important MCQ आपका यहां से कि एडिशनल फोर्स जब डिस्टर्ब एरिया में लगती है तो कॉस्ट कौन बियर करता है, वहां के जो निवासी हैं वही लोग करेंगे। द मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डीएम साहब क्या करेंगे, एक इंक्वायरी कराएंगे जैसा उनको उचित लगता है, और इंक्वायरी कराने के बाद वो उन इनहेबिटेंट्स के ऊपर कॉस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पे कह दिया गया है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको क्या कर सकती है, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया, वोट दे देना तुम अगली बार, ऐसा किया जा सकता है। वोट वाली बात, नथिंग पर्सनल, ऑल एजुकेशनल। एवरी प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन shall state the period for which it remain in force। भाई प्रोक्लेमेशन जारी किया जाएगा तो वहां पे क्या है, एक पीरियड मेंशन किया जाएगा। जब आप सीआरपीसी के भी सेक्शन 82 के अंदर प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं तो मिनिमम 30 डेज का टाइम किसको दिया जाता है, एक्यूज्ड को दिया जाता है। यानी कि यहां भी समय दिया जाएगा कि कितने टाइम के लिए लागू रहेगा, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को सही लगता है। अब इनहेबिटेंट कौन होंगे, ये चीज भी यहां पे इसने क्लियर कर दी कि इनहेबिटेंट शैल इंक्लूड पर्सन्स हु देमसेल्फ और देयर एजेंट और सर्वेंट ऑक्यूपाई और होल्ड लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन सच एरिया। लैंडलॉर्ड्स हु देमसेल्फ और बाय देयर एजेंट सर्वेंट्स कलेक्ट रेंट डायरेक्ट फ्रॉम रिवेट्स और ऑक्यूपायर्स। भाई आपने मकान बना के किसी को किराए पे दे रखा है और आप किराया वसूल करो तो आप भी उस एरिया के इनहेबिटेंट हो। आप बोलो कि मैं तो जी वहां नहीं रहता, दिल्ली में रहता हूँ, मेरा मकान वहां पे है बस, तो किराया लेते हो, बोला लेते हैं, तो आप भी इनहेबिटेंट हो, खर्चा आपको भी देना पड़ेगा। अब सेक्शन 15A पे आ जाते हैं। देखिए जो सेक्शन 15A है इसको 1939 में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, 1939 में। ठीक है, और इसमें एक्चुअल में इंसर्ट तो हुआ था 1895 में, लेकिन 1939 में थोड़ा सा चेंज किया गया था। 1 मंथ को हटा के 3 मंथ कर दिया गया, समय सीमा बढ़ा दी गई थी। किस चीज के लिए, अवार्डिंग कंपनसेशन टू सफरर फ्रॉम द मिसकंडक्ट ऑफ इनहेबिटेंट। भाई वो जो सोसाइटी के लोग हैं जिसको परेशान कर रहे हैं उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, उन्हीं से पे कराया जाएगा। इन एनी एरिया रिगार्ड टू एनी प्रोक्लेमेशन नोटिफाइड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। कहां हुआ था अभी, सेक्शन नंबर 13 के अंदर। इनफोर्स डेथ और ग्रीवियस हर्ट ऑफ लॉस डैमेज प्रॉपर्टी हैज बीन कॉज्ड। तो वहां पे लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है, तो क्या होगा, ये लॉफुल होगा कि जो भी इनहेबिटेंट उस एरिया के जो सफर्ड हुए ऐसी मिसकंडक्ट से, तो टू मेक विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्वायरी और सच शॉर्ट पीरियड एज में भी प्रेस्क्राइब। यही चेंज किया गया था 1939 में। पहले ये 1 मंथ होता था, अब कितना कर दिया गया, 3 मंथ कर दिया गया। तो ये भी एक एमसीक्यू से आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्रोवाइडेड ये है कि अगर एप्लीकेशन हुई कंपनसेशन की इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर ये 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1939 से पहले है तो इस टाइम पीरियड हम कितना मानेंगे, 4 मंथ मानेंगे। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन 16 पे आ जाइए। सेक्शन 16 में क्या है कि जो 13, 14, 15 जहां पे अभी आपने भाई अगर कोई एडिशनल फोर्स मांगता है तो पेमेंट जो उसको देनी है, कॉस्ट पे करना है, हमने इनहेबिटेंट को पे करना है, तो किस तरह से रिकवर किया जाएगा। तो जितने भी प्रोविजन है ना वो सारे के सारे रिकवरी के किससे गवर्न होंगे, सीआरपीसी से गवर्न होंगे। यहाँ जो सीआरपीसी दी गया क्या ये एग्जिस्टेंस में है। अभी आप सोचेंगे कि सीआरपीसी जो हम पढ़ते हैं वो तो 1973 है, तो 386
और 387 ये तो नई सीआरपीसी में अपील की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओल्ड सीआरपीसी की बात कह रहा है, 1882 की जो हमारी सीआरपीसी थी। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेक्शन हो जाएगा 421 एंड 422। तो इन दो सेक्शनों के तहत जो नई सीआरपीसी है उसके ये सेक्शन, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, आपको ध्यान देना। और अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां देखना कि आपको कौन सी सीआरपीसी का एमसीक्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों किसकी बात करते हैं, सीआरपीसी 421 और 422, जो आपका चैप्टर नंबर 32 है, जो किसकी बात करता है, एग्जीक्यूशन सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस वगैरह की। वहीं पे 421 से लेकर के आपका दिया गया लेवी ऑफ फाइन के लिए, भाई किसी का अगर फाइन रिकवर करना तो उसका वारंट कैसे इशू होगा, उस वारंट का इफेक्ट क्या होगा, 422 में बताया गया है। और यहाँ पे जो भी पैसा रिकवर होगा वो डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो भी उसके लिए इंटाइटल्ड है, ठीक है, जो भी इंटाइटल्ड है कंपनसेशन देना है वो या जैसे भी देना वो उसको दे दिया जाए। अंडरस्टूड। तो सब सेक्शन 3 इतनी बात करें, सब सेक्शन 2 को ओमिट कर दिया गया था 1937 में। अभी यहां तक आपने देखा एडिशनल फोर्स, अभी हम आते हैं स्पेशल फोर्स। हमने कहा था कि आपको पुलिस अधिकारी बना देंगे, कैसे बनेंगे, ना एग्जाम देना, ना दौड़ लगानी, ना कुछ करना, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 17 किसी को भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना सकता है। सेक्शन 17 देखो क्या बात कह रहा है कि मान लीजिए कहीं पे ऐसा हो रहा है कि कोई अनलॉफुल असेंबली है जो डिस्पर्स नहीं हो रही है, दंगे हो गए हैं, वैसे राइट्स को बलवा कहा जाता है, दंगे एफरे को कहते हैं हम, ठीक है, राइट हो गए हैं जो 146 आईपीसी में बताया गया है, पब्लिक पीस को डिस्टर्बेंस हो गया है और एक रीजनेबली एप्रीहेंडेड, भाई लगता है कि ऐसा हो सकता है, खतरा है, तो वहां पे क्या है, जो हमारे साधारण तौर पे जो हमने पुलिस लगाई है ना पीस मेंटेन करने के लिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है कि पीस मेंटेन कर सके, जो वहां के इनहेबिटेंट से लोकल निवासी उनको प्रोटेक्शन दे सके, सिक्योरिटी कर सके उस प्रॉपर्टी की जहां लॉफुल असेंबली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी पुलिस अधिकारी, अभी आपका एक एमसीक्यू आने वाला, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान दे जरूर यहाँ पे, द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, कौन है, मिनिमम इंस्पेक्टर साहब चाहिए। अब इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को, तो किस मैजिस्ट्रेट को लगाएंगे, क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, नहीं, यहां मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है कि आपके डीएम को। ऑफ द रेजिडेंट ऑफ नेबरहुड्स एज, कैसे बनाएंगे कि टू अपॉइंट, कि मुझे अपॉइंट करना है कितने रेजिडेंट को, जो नेबरहुड अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं उनको मैं पुलिस अधिकारी बनाना चाहता हूं। तो बड़ी अच्छी बात है, नौकरी दी जा रही है, लेकिन क्या ये परमानेंट रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जैसे इनको पुलिस अधिकारी स्पेशल पुलिस ऑफिसर बोला जाएगा, उनको पुलिस अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ये क्या है, उस पुलिस के जो 1861 के तहत जो जो पावर्स है वो सारी पावर इनको मिलेंगी। पावर्स बताता है 18 कि एवरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर सो अपॉइंटेड शैल हैव द सेम पावर, प्रिविलेज, प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन देखो कहां मिलती है, 132 ऑफ आईपीसी, सॉरी सीआरपीसी, 132 ऑफ सीआरपीसी ये प्रोटेक्शन देता है, और कौन सा देता है, वहीं पे सेक्शन 45 ऑफ सीआरपीसी, नई वाली 1973, ये दोनों आपको क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये प्रोटेक्शन उनको भी रहेंगी। और साथ ही साथ सेकंड पार्ट क्या है, देखो एंड है, शैल बी अमेलेबल टू द सेम पेनल्टीज। पेनल्टी कहां मिल रही थी, सेक्शन 7 में मिल रही थी, सेक्शन 29 में मिलेंगी आगे, वो पेनल्टीज उसको भी मिलेंगी जिस तरह से उनको मिलती है। अभी मान लीजिए अभी मैं वहां पे लोकल रेजिडेंट हूं, मेरा मन नहीं है पुलिस बनने, अब भीड़ में कौन जाए, बिना बात लट लगेंगे तो क्या करेंगे, तो भैया रिफ्यूज कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके ऊपर फाइन लगेगा। सेक्शन 19 में इतना याद रखिए एमसीक्यू में कि फाइन लगेगा जो 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। हर बार मना करने के, पुलिस वाले ने एक बार का आपने मना किया 50 फाइन, फिर से मना किया फिर से 50 रुपए फाइन, फिर से मना किया फिर से 50 रुपए फाइन। समझ रहे हैं आप, जितनी बार मना करेंगे उतनी बार, फॉर एवरी सच नेग्लेक्ट, रिफ्यूजल एंड डिसोबीडियंस। अंडरस्टूड। सफिशिएंट एक्सक्यूज के बिना अगर मना करते हैं, अगर कोई सफिशिएंट एक्सक्यूज है तो फिर ये बात लागू नहीं होती है। अब ये कहता है सेक्शन 20 की अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय पुलिस ऑफिसर, जो भी पुलिस ऑफिसर इनरोल्ड होंगे इस एक्ट के तहत। अब ये स्पेशल पुलिस की बात नहीं कर रहा है, ये सभी पुलिस, चाहे वो स्पेशल है या वो एडिशनल है या वो नॉर्मल ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर है, यहाँ पे जो भी इस एक्ट के तहत इनरोल हुआ, कहाँ इनरोल हुआ है, सेक्शन 2 में इनरोल हुआ है, ठीक है। अब जो कोई भी सेक्शन 2 में इनरोल हो गया है, सेक्शन 2 में इनरोलमेंट हो गया, वो
इससे पुलिस एक्ट 1861 से के दायरे से बाहर जाके पावर का यूज नहीं कर सकता। अब सेक्शन 21 कहता है, यहां से एक एमसीक्यू 100% बनता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि विलेज पुलिस ऑफिसर क्या होते हैं, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी हेरिडिटरी और अदर विलेज पुलिस ऑफिसर अनलेस सच ऑफिसर शैल बी इनरोल्ड। भाई देखो, जैसे गांव में चौकीदार होता है, ठीक है, उसको विलेज पुलिस ऑफिसर कह देते हैं, लेकिन जो पुलिस एक्ट के तहत पुलिस अफसर अपॉइंट नहीं हुआ, धारा 2 के तहत जो अपॉइंट नहीं हुआ, उसके ऊपर वाली कोई बात नहीं, उसमें कोई चीज अप्लाई नहीं होगी इस एक्ट की। When so enrolled, such officer shall be bound by provision of the last preceding section. No hereditary or other village police officer shall be enrolled without his consent and consent of those who have the right of nomination. तो नॉमिनेशन का भी अधिकार उनको रहेगा। अब देखिए, जो पुलिस चौकीदार हैं इन दी प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कहाँ बनाया था, कैलकाटा में बनाया था अंग्रेजों ने, ठीक है, जहां हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट बना 1874 में, 1774 में, ठीक है, इसको सदर निजामत अदालत कहा जाता था। और एमपी आपके जो उसके वो थे पहले जस्टिस थे, उनके साथ 3 प्यूनी जजेस थे। ये क्वेश्चन भी साथ साथ देखते रह आ जाते हैं। इफ एनी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर एक्ट 20 ऑफ 1856 टू मेक बेटर प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर इन सिटीज, टाउन, स्टेशन, बाजार इन द रेजिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल is employed out of the district, he shall have appointed under that act, he shall not be paid out of the rate levied under the said act. उससे बाहर अगर उसको डिप्लॉय किया जाता है तो उसे नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या पुलिस वाले को भी कहीं कर सकते हैं? हाँ, ये इसके देखो नेक्स्ट सेक्शन इसी से रिलेटेड बात का हम इसको अलग पहले कवर कर चुके हैं कि पुलिस वाला 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है और उसे कहीं भी एम्प्लॉय किया जा सकता है एनी पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, क्या मतलब मान लो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात कर, उसका मतलब है कंप्लीट स्टेट। 23 में ड्यूटीज बताता है और हमने कहा था आपको कि 6 ड्यूटीज है यहाँ पे। अभी सेक्शन 23 में 6 ड्यूटी क्या क्या दे रखे, देखिए पहले जो ब्लू कलर में फर्स्ट ड्यूटी है, यानी कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर प्रॉम्प्टली टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट्स लॉफुली इश्यूड टू हिम बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी अगर उसे कोई वारंट इशू किया जाता है, सेक्शन 72 ऑफ सीआरपीसी पढ़ते हैं, ठीक है, वहां वारंट इशू किया जाता है पुलिस वाले को। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कोरिलेट हमेशा कीजिए चीजों को। सेकंड ड्यूटी आ जाती है टू कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस, भैया उसको इंटेलिजेंस वाला भी काम करा, रॉ एजेंट भी है वहां पे वो। तीसरा है टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस, अपराध होने से रोकना है, लोक शांति भंग होने से रोकनी है। टू डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंडर टू द जस्टिस, भाई उसको पकड़ के लाना है। एंड टू एप्रीहेंड ऑल पर्सन्स हूम ही इज लीगली ऑथराइज्ड टू एप्रीहेंड फॉर हुज एप्रीहेंशन सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट। और नेक्स्ट है इट शैल बी लॉफुल फॉर एवरी पुलिस ऑफिसर फॉर एनी पर्पस मेंशन इन दिस सेक्शन विदाउट ए वारंट टू इंटर एंड इंस्पेक्ट ड्रिंकिंग शॉप, गेमिंग हाउस। आपने देखा होगा ढाबे में, जुए वगैरह की दुकान पे पुलिस वाले शाम को क्या करते हैं, कभी कभी रेड मारते हैं ना, भाई पकड़ लेते हैं उनको। तो टोटल 6 ड्यूटी यहाँ पे दी गई है। 24 कहता है पुलिस ऑफिसर में ले इंफॉर्मेशन, यानी कि पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, यहाँ पे जानकारी दे सकता है। तो हर एक पुलिस अधिकारी के लिए ये कानून के दायरे में समझा जाएगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैजिस्ट्रेट को वो बताएगा और सम्मन्स के लिए अप्लाई करेगा, वारंट के लिए करेगा, सर्च वारंट के लिए करेगा या किसी लीगल प्रोसेस के लिए। बाय द लॉ इशू अगेंस्ट एनी पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस, कोई अपराध कर रहा है तो ये डीएम को बता सकता है कि नहीं मुझे वारंट चाहिए। कहते हैं ना मूवीज में कि सर आप उसका वारंट इशू कर दो, मैं अभी उसको घसीट कर लेकर आता हूं, ठीक है, ज्यादा मूवी में नहीं देखनी, ठीक है। सेक्शन 25 पे आ जाओ, पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है किसी की, कोई एक बाइक खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ड्राइंग पे मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बाइक खड़ी है, ऑटो जैसी बन गई है, तो चलो जो भी एक गाड़ी खड़ी है, अब ये अनक्लेम्ड है, तो इस केस में क्या करेगा, पुलिस वाले की क्या ड्यूटी बनती है। पहली बात ये ध्यान रखना कि एवरी पुलिस अफसर दिया गया है, रिमेंबर दिस। ये कई बार पूछा जाता है एमसीक्यू में, क्या कोई रैंक है यहाँ पे, नहीं, एवरी पुलिस अफसर वो किसी भी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को अपने चार्ज में ले सकता है, ठीक है। और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को उसकी इन्वेंट्री बताया कि क्या क्या चीज है।
A police officer shall be guided as to disposal of such property by such order। वो मैजिस्ट्रेट उसको आदेश है इसका करना क्या है। अब मान लीजिए वो पेरिशेबल नेचर की है, तो उस केस में क्या होगा, मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, या तो प्रॉपर्टी को डिटेन कर देगा और या फिर एक प्रोक्लेमेशन घोषणा पत्र जारी कराएगा कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी मिले, किसी की है तो आके ले जाओ, पहचान बताओ और ले जाओ। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑफ डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब क्या करेंगे, यहाँ याद रखना है मैजिस्ट्रेट बोल रहे हैं तो इसका मतलब डीएम। अभी हम सीआरपीसी पढ़ के घटे हैं तो हमें लगता है कि मैजिस्ट्रेट आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या ऐसा नहीं है। प्रोक्लेमेशन जारी करेगा जिसमें वो आर्टिकल्स के बारे में बताएगा, ठीक है, ये कैसे बने हैं। रिक्वायर एनी पर्सन टू हुम क्लेम देयर टू अपीयर एंड एस्टेब्लिश हिज राइट विद इन 6 मंथ। यहां से एक एमसीक्यू बनता है आपका, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। ये इसको आप मार्क कर लेना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 525 ऑफ सीआरपीसी 1882, नई सीआरपीसी में क्या है, 459 है। अब वहां क्या लिखा है, अगर वो 500 रुपए की वैल्यू से कम है और पेरिशेबल नेचर की है तो उसे इमीडिएट सेल कर दिया जाएगा। 27 कहता है कॉन्सिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इफ नो क्लेमेंट अपीयर। अभी 6 महीने का समय दिया हमने, 26 में इसको ऐसे याद रखना है, सेक्शन 26 दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी दो और भाई 6 महीने का उसको समय दे दिया है। अब मान लो पीरियड 6 महीने के अंदर कोई नहीं आया तो उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, ये यहाँ पे याद रखना है, और उसकी सेल जो है वो यहाँ पे कर दी जाएगी एज पर सेक्शन 26, यानी कि एज पर सीआरपीसी 459। पर्सन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर अप सर्टिफिकेट। अब सेक्शन 8 में आपको देखो, इसको याद करने बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं आपको। आपको सेक्शन 2 में क्या किया गया, इनरोल किया गया, 8 में आपको सर्टिफिकेट दे दिया, कितना बन गया 28। अब भैया आपको कर दिया गया डिसमिस। तो डिसमिस करने की कंडीशन में क्या है कि एवरी पर्सन हैविंग सीज टू बी एन एनरोल्ड पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस अफसर नहीं रहता है उसे क्या करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट वापस करना है, ठीक है। अब वो मान लो नहीं करता वापस, वो मना कर देता है, तो भैया उसको पेनल्टी लगा देंगे, लेकिन वो पेनल्टी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। अब पुलिस वाले के 200 के कितना होता है बताइए, तो ये भी एमसीक्यू मार्क कर लीजिएगा। और अगर 200 नहीं देगा तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है विद और विदाउट हार्ड लेबर, आरआई भी मिल सकती है, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं मिलेगी, या फिर दोनों मिल सकते हैं, 200 रुपये तक का फाइन भी और उसको 6 महीने तक की हार्ड लेबर भी। अब सेक्शन 29 ऑलवेज रीड विद सेक्शन 7 लिख लीजिएगा, वहां पे ये पेनल्टीज की बात कर रहा है ड्यूटी के नेग्लिजेंस में। वहां पे वो बात करता है कि भाई क्या क्या दे सकता है, कौन दे सकता है। एवरी पुलिस ऑफिसर हु शैल बी गिल्टी ऑफ एनी वायलेशन ऑफ ड्यूटी, विलफुल ब्रीच और नेग्लेक्ट, रिमाइस एक वर्ड पढ़ा हमने, याद होगा आपको, पढ़ा था, याद है ना, रिमाइस, उसका मतलब क्या होता है, नेग्लिजेंट इन ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई कंपिटेंट अथॉरिटी डीजी कम आईजी, असिस्टेंट आईजी, असिस्टेंट आईजी, डीआईजी, आपका एसपी तक की पोस्ट आ गई है, ठीक है। हु शैल विड्रॉ फ्रॉम द डट नहीं है यार, ड्यूटी आएगा, ये गलत लिखा है, क्या आएगा, ड्यूटी। हु शैल विड्रॉ फ्रॉम द ड्यूटी हिज ऑफिस विदाउट परमिशन और विदाउट हैविंग गिवन प्रीवियस नोटिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ। ये लाइन कुछ सुनी नहीं है, 2 मंथ नोटिस कहाँ था, सेक्शन 9 में था। जहां अगर आप छोड़ना चाहते हो तो 2 महीने का नोटिस दे दो भाई। या फिर वो बिना छुट्टी के AWL एब्सेंट विदाउट लीव है और वो क्या करता है, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है उसके पास, तो उस केस में क्या होगा, मैजिस्ट्रेट उसको ऑन कन्विक्शन क्या करेगा, पेनल्टी देगा, जो कि 3 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं होगी। जबकि सेक्शन 7 में हम क्या पढ़ते थे, 1 महीने की सैलरी, या कितने महीने की है, 3 महीने की। और या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, सिंपल भी और यूएस भी, और कितनी होगी, 3 मंथ्स, 3 महीने की सैलरी और 3 महीने की सजा, ये आपके यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। अब सेक्शन 30 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां अगर असेंबलीज होती है, आपने देखा हुआ बहुत बार जो जुलूस निकाले जाते हैं वो एसपी की परमिशन लेनी पड़ती है, तो कैसे परमिशन ली जाती है, क्या होता है, सारी चीज़ हम समझेंगे। तो आपकी जो नॉर्मल लाइफ के संदर्भ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ये, तो जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं आपसे कल, सेक्शन 30 से आगे इसको ख़त्म कर देंगे। सो
प्लीज़ बी इन टच विद एंड रिवाइज इट। सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।